अरे रचना बहू, आज मेघा आ रही है तो उसका भी खाना बना लेना। और सुन, थोड़ा ज़्यादा ही बना लेना। वो यहीं से टिफ़िन पैक करा कर ले जाएगी, कहाँ घर जाकर खाना बनाएगी। कहती हुई जमुना जी बाहर अपनी आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गई, जबकि रसोई में रोटियां सेकती रचना के हाथ वहीं रुक गए। हे भगवान, अच्छी कामचोर बड़ी बहू है इनकी। शाम को आ रही है तो भी घर वालों के लिए खाना बनाकर नहीं आ रही। मैं यहाँ बैठी हूँ ना टिफ़िन वाली, मैं बनाऊंगी उसके पति और बच्चों के लिए खाना। अंदर रसोई में रचना धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई खाना बनाने में जुट गई। आखिर कितना ही बड़बड़ा ले, खाना तो उसे ही बनाना था। ये बात वो अच्छे से जानती थी। आखिर ये हमेशा का ही था, जब से शादी हुई तब से देखती आ रही थी। आखिर मेघा खाना बनाती कब है घर पर, उसे तो यह समझ में नहीं आता था। आए दिन तो आ जाती है यहाँ अम्मा जी को मक्खन लगाने के लिए। अम्मा जी के दो बेटे हैं, अमित और सुमित। अमित अपनी पत्नी मेघा और दो बेटों के साथ कॉलोनी के दूसरे छोर पर रहता था। वहीं सुमित अपनी पत्नी रचना के साथ अपने पुराने घर में रहता था। अम्मा भी उसी के साथ रहती थी। रचना और सुमित की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन 1 साल की शादी में रचना अपनी बड़ी जेठानी को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। वो एक नंबर की कामचोर थी। खाना बनाने में तो उसे रोना आता था। हर 3-4 दिन छोड़कर यहाँ चली आती थी और फिर अपने परिवार का खाना बनवाकर यहीं से ले जाती थी। और तो और अपने बच्चों के जन्मदिन और खुद की सालगिरह तक यहीं पर मनाती थी। कोई भी सेलिब्रेशन हो या तीज त्यौहार हो, तब भी सबका खाना यहीं बनता था। और अम्मा जी को ये दिखाई नहीं देता था। उन्हें तो लगता था कि बड़ी बहू उनसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उनसे मिलने हर 4-5 दिन में आ जाती है। साथ ही हर वीकेंड में कहीं ना कहीं जाती थी तो अम्मा जी के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर ले आती थी। ये अलग बात थी कि वो ये सामान वही लोकल मार्केट से खरीद कर लाती थी। वो हमेशा उन तोहफों की पट्टी अम्मा जी की आंखों पर बांध कर ही रखती थी। इस कारण घर का बजट हमेशा बिगड़ा रहता था। सुमित जहाँ अपने बजट को लेकर परेशान रहता था, वहीं रचना अपने घर के कामों को लेकर। 1-2 बार रचना ने कहना चाहा तो अम्मा जी उससे ही लड़ पड़ी। तुझे क्या पता ये तोहफे कितने महंगे आते हैं, तूने अपने पिता के घर पर देखा ही क्या है। परिवार को एक करके चलना तो तुझे आता ही नहीं है। तू तो जलती है अपनी जेठानी से, खुद को घर संभालना नहीं आता है और घर के बजट बिगड़ने का ठिकरा जेठानी पर फोड़ देती है। इसके आगे रचना ने कहना ही छोड़ दिया। अम्मा जी को ना समझना था, ना ही वो समझी। ये अलग बात थी कि आज तक मेघा ने कभी भी अम्मा जी या सुमित और रचना को अपने घर पर खाना खाने को नहीं बुलाया था। यहाँ तक कि जब मेघा अपने मायके जाती थी तो पीछे उसके पूरे परिवार का खाना रचना ही बनाती थी, जबकि रचना का मायका तो लोकल ही था। वो तो सुबह जाती थी और शाम तक आ जाती थी, इसीलिए उसे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब रचना इस सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी। खाना बनाती बनाती अभी भी उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि किस तरीके से अपनी जेठानी को सबक सिखाऊं, उसका ये टिफ़िन वाला नाटक बंद करवाऊं और कैसे अम्मा जी की आंखों पर से जेठानी के तोहफों वाली पट्टी हटाऊं। सोचते सोचते मेघा पलटी, अचानक पीछे रखे सिलेंडर से टकराई और गिर गई। गिरते ही उसकी चीख निकल गई। जमुना जी रसोई में दौड़ी दौड़ी आई। अरे बहू, क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा जी, मैं सिलेंडर से टकराकर गिर गई। देखकर नहीं चल सकती थी क्या? अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो फिर खाना कौन बनाता? अम्मा जी के ये कहते ही रचना के दिमाग में यही आइडिया आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब तो यही नाटक करना पड़ेगा। वो जैसे तैसे खड़ी होने लगी कि अचानक वापस गिर गई। अम्मा जी, मेरे पैर में तो बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, लगता है पैर में मोच आ गई है, मुझसे खड़े नहीं होते बन रहा। हे भगवान, तुड़वा लिए ना पैर, अब इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? अम्मा जी, आपको खाने की पड़ी है, खाना तो जीजी बना लेगी, पर मुझे चोट लगी उसका क्या? ठीक है, उठाती हूँ तुझे। कहते कहते जमुना जी ने जैसे तैसे करके रचना को उसके कमरे तक पहुँचा दिया और उसे बाम लगा कर दे दिया। ले बहू, इस मल ले और गरम पट्टी बांध ले ताकि कुछ आराम मिल जाए। अभी का खाना तो फिर बड़ी बहू बना लेगी, कहकर अम्मा जी चली गई। तब तक मेघा भी वहाँ पर आ गई। जैसे ही मेघा को पता चला कि रचना के पैर में मोच आई है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब खाना उसे ही बनाना पड़ेगा, तो उसने कहा, अम्मा जी, मैं खाना तो बना देती,
पर आज तो मुझे ज़रूरी काम से जाना है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बस आपको देखने चली आई थी, तो आज तो मैं खाना बना नहीं पाऊंगी। अम्मा जी की प्रतिक्रिया जाने बगैर ही मेघा वहीं अपने घर के लिए मुड़ गई। अम्मा जी मेघा के ऐसे रवैये से हैरान रह गई, पर उन्हें तो खाना बनाना ही था, सो खुद के लिए, सुमित और रचना के लिए उन्होंने खाना बना दिया। दूसरे दिन अमित घर पर आया तो अम्मा ने पूछा, अब कैसी है तेरी सास की तबीयत? मेरी सास को क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक है। अमित का जवाब सुनकर अम्मा हैरानी से बोली, अच्छा, मेघा कल शाम को गई थी ना उनसे मिलने के लिए? नहीं तो, कल तो हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। मेघा ने अचानक से प्लान बना लिया था। अमित का जवाब सुनकर अम्मा जी को समझने में देर नहीं लगी कि मेघा ने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला ताकि उसे खाना ना बनाना पड़े। पर रचना ने 4-5 दिन तक अपना नाटक यूं ही जारी रखा। अब धीरे धीरे अम्मा जी को मेघा की चालाकियां समझ में आने लगी थी। मेघा जब बीमार पड़ती थी तो रचना उसके परिवार के लिए खाना भेज देती थी, लेकिन यहाँ तो रचना को बिस्तर पर पड़े हुए इतने दिन हो गए, एक बार भी मेघा ने अम्मा और सुमित के लिए खाना नहीं भेजा, यहाँ तक कि देखने तक नहीं आई। एक सप्ताह बाद जब रचना अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो मेघा घर पर आई। उस समय रचना रसोई में खाना बना रही थी, तो मेघा ने कहा, अरे वाह, आज तो रचना खाना बना रही है। चलो, आज तो मैं अपना टिफ़िन पैक करवा कर ले जाऊंगी। आखिर रचना के खानों को हमने बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर रचना के हाथ वहीं रुक गए, लेकिन अम्मा जी बोली, माफ़ करना बड़ी बहू, देवरानी तुम्हारी टिफ़िन नहीं बनाने वाली है। इतनी काम चोरी अच्छी नहीं होती है। अब से अपना खाना खुद बनाओ। अब से किसी का टिफ़िन पैक होकर नहीं जाएगा। अम्मा के कहते ही मेघा को सांप सूंघ गया। उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप वहाँ से रवाना हो गई। और अब महीने 2 महीने में एक बार ही आती है, वो भी अमित के साथ। रोज़ रोज़ के चक्कर भी बंद हो गए।